बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो तीन मौजू हैं। एक तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में बहुत बुरी तरह फंस गई है और आगे क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या कानूनी पहलू हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर अपोजिशन के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपस में क्या चल रहा है और पीडीएम के अंदर क्या चल रहा है। क्या वक्तन वो डांगे शांगे कर ली हैं एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ हुई हैं, ये अहम गल नहीं बनी है कि है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। वो एक आपने देखी होगी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो गई है। दो तीन ख़वातीन हैं, थाना मिलट टाउन फैसलाबाद का इलाका है, ताजरों ने पकड़ा हुआ है उन्हें और फिर उन्हें उर्मियाँ कर दिया गया। और वो वीडियो बयान नहीं किया जा सकता उसको, कि ज़ाहिर है अपनी अगर बहन बेटी के सामने बैठ के मैं बताऊं कि वहाँ क्या हुआ तो शायद मैं वो तफसीलात या जुज़ियात उस वाक़े की ना बता सकूं। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो गई है उसकी। वो कोई कूड़ा इकट्ठा करने वाली खबर नहीं, कागज़ वगैरह चुनती हैं वो मुस्लिम शेख फैमिली कोई, वो कागज़ इकट्ठा कर रही थी। वो कहते हैं जनाब वहाँ आसमान इलेक्ट्रिक स्टोर है, वहाँ हम गई हैं, पानी मांगा है हमने तो जनाब उसने शोर मचा दिया बंदे ने, जनाब चोर हैं आप पकड़ लिए हमें। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। एफआईआर के मुताबिक 4-5 जो लोग हैं, 4 लोग वो नामजद हैं और 8-10 जो हैं वो नामालूम हैं। और 4 ख़वातीन थी। आसिया जो है वो मदइया बनी है इसकी। और जिन ख़वातीन के कपड़े तारे गए उनके नाम साइमा और नासरा बताए जा रहे हैं। और जो जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उस्मान इलेक्ट्रिक वाले, सदाम, फैसल, ज़हीर, फ़कीर सैन वगैरह। और पुलिस ने एफिशिएंसी दिखाई है, मौका पर पहुंचे ही, लेकिन 1 घंटा तक वो कहती हैं एफआईआर के मुताबिक कि हमें वहाँ उर्मियाँ किया गया। और उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो है 354A, 509, 144 और 149। ये दफ़ात हैं उस एफआईआर में। ये कानून क्या कहता है और ये कानून बना कैसे था? असल में यार मसला ये है कि हमारा माशरा जो है वो हर बंदा ये कहता है कि जनाब पता नहीं किस तरफ जा रहा है। ये घरों में चोरियाँ डकैतियाँ, 12-12 साल डकैतियाँ होती रहीं। जो घर में काम करने वाली मासियाँ हैं वो करवाती रही, मासी गैंग उसको कहते हैं। और फिर दुकानों से जो उनके गल्ले होते हैं उनमें से पैसे निकाल लेने, इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनाब ख़वातीन को शक की बुनियाद पर, ये नहीं कि चोरी की नीयत से था। क्या चोरी की उन्होंने? कुछ चोरी की है, आपके गले में हाथ डाला है, कुछ चीज़ उठाई है, फिर तो आप पकड़ें। अब वैसे ही शक कर रहे हैं कि जनाब उनको कहें जनाब कपड़े उतार दें और कपड़े उतार के कहें कि जनाब तलाशी इस तरह होती है। पुलिस को बुलाते, पुलिस अपनी लेडीज़ जो कांस्टेबल वगैरह हैं वो आती, आके वो ले जाते, देख लेते क्या मामला है क्या नहीं है, शक है या बिला वजह आपने उनको फंसाने की कोशिश की है। ये आपको किसने हक दे दिया है? आपको किसने थानेदार बना दिया है? कभी वो जनाब शुगल में दोस्त के फ्लैट में जनाब औरत को नंगा कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद वाले वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कोई 11 साल बच्ची के साथ इसी तरह का वाक़या हो जाता है, कभी कोई मामला, कभी कोई मामला, रोज़ ही। इसमें एक वजह ये है कि जो हमारे कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन लोगों को शायद उन कवानीन का डर नहीं है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो उनको पता ना हो कि जनाब इस पे तो बड़ी सख्त सज़ा है, ये सज़ा हो सकती है, वो सज़ा हो सकती है, जो भी है। और दूसरा ये कि लोगों को ये खौफ ही ना हो, वो कहेंगे जनाब हमें किसने पकड़ना है। जो माब है या हजूम है, हजूम वालों को भी सज़ा हुई है। वो तहीन रसालत के नाम पे, तहीन मज़हब के नाम पे किसी को कत्ल कर दें या किसी को चोर समझ के फंटा लगा दें। और वो जो सियालकोट वाला वाक़े का मैं जिक्र करता हूँ, एक तो ये हुआ है ना जो श्रीलंकन के साथ हुआ है, और एक वाक़या उससे पहले हुआ था 2 भाइयों के साथ, डाकू समझ के मार दिया उनको। उसकी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई, जुडिशल इंक्वायरी करवाई, कादम अली मलिक साहब ने इंक्वायरी करके भेजी थी। वो तो उनका ना रिकॉर्ड, ना वो डाकू, ना कोई बात, ना कोई गल, अहमी उनको भी कत्ल करते। ऐसी वो कोई रोकने वाला ही नहीं होता।
जो रोकने जाता है उसको भी फैंटी लग जाती है। ये जो 354A दफात जो पुलिस ने हैं FIR में, वो बहुत दुरुस्त लगाई हैं। अब ये नहीं पता कि आगे जाके केस कैसे चलता है, किस किस्म की वहीं आती हैं। FIR मैंने पढ़ी है, काफ़ी मजबूत FIR है। ऐसी FIR है जिस पे सज़ा हो सकती है। एक तो पुलिस मौके पे पहुंची है, ये बात, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि वो उनके अजीज़ो कारब, उन लड़कियों के वालिद रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हैं, गवाह पूरे हैं। और वैसे भी ऐसे मुकदमात में जो स्टार विटनेस होता है, वह ख़तून जिसके साथ ज़्यादती हुई हो उसको स्टार विटनेस के तौर पर लिया जाता है। तो वो खुद भी कहे, अगर उसका अपना बयान जो है वही काफ़ी होता है सज़ा दिलवाने के लिए ये ऐसे मामलात में। अब 354A इससे पहले होती थी 354, वो अभी है, वो है कि किसी खातून की हया मजरू करना, उसमें 2 साल तक की सज़ा थी। लेकिन ये नवाज शरीफ के एक दौर में, 90 वाले दौर में, एक खातून को गांव में जो बदमाश किस्म के चौधरी थे, उन्होंने उसको बेचारी के कपड़े उतार के उसको गांव में फिराया था। तो ये खुद भी गए थे नवाज शरीफ वहाँ, और फिर पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया था 354A। उसके तहत अगर खातून को सरेआम उर्गियाँ कर दिया जाए, लोगों के सामने, बंद कमरे की बात नहीं है, लोगों के सामने, ये लोगों के सामने उर्गियाँ किया गया है, तो फिर उसको जो मुल्ज़म है, अगर जुर्म साबित हो जाता है, वो मुजरिम बन जाते हैं, तो उनको उम्र कैद या सज़ाए मौत भी हो सकती है। उसकी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ जजमेंट्स में तशरीह की है 354A की। वो सतर जो है ना उसका खातून का, अगर नंगा हो जाए तो फिर सज़ाए मौत होती है। ये लोगों को शायद 354A का इस हद तक अंदाज़ा नहीं, ये नॉन बेलेबल है, बेल भी नहीं होती इसमें। और फिर इन्होंने 509 लगाई है। 509 होती है किसी खातून को मुंह से, ज़ुबान से गालियाँ शालियाँ देना या बेतौकीर करना, इसमें भी 3 साल तक सज़ा है। और बाकी फिर 147 से 149 है। 147 तो दंगा फसाद वाला वो एक दफ़ा है, उसमें वो 2 साल सज़ा है। और फिर 149 वो है कि लोगों का इकट्ठा होकर एक ही जुर्म के लिए, वो जितने भी मुजरम होंगे वो समझा जाएगा कि एक ही काम करने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं, तो मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठा होना लोगों का, वो सब फड़े जाएंगे। जड़ी गल सारे फड़े जाते नहीं वो, फिर वो उनको वो उसके लिए वो जो दीगर मुजरमों को जो एक जो उस वहाँ जुर्म में जो भी मुलव्वस था, हम सब के लिए एक हिस्सा, ये वो वाली दफ़ा है 104। बहरहाल 354A जो है, इसी के तहत जो मेजर जुर्म है उनका, वो तो 354A के तहत आता है, जिसमें मौत तक की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। पुलिस को मैं समझता हूँ कि FIR के हद तक जो मैं समझ रहा हूँ, ये काफ़ी मजबूत उन्होंने ये FIR है। इस्तगासा बड़ा स्ट्रांग होगा। अगर वो बेचारे गरीब लोग हैं, दबाव शबाव डाल के पैसे पूसे दे के कोई इलाके के लोग मोअज़्ज़िज़ीन, जाली मोअज़्ज़िज़ीन, वो मोअज़्ज़िज़ीन नहीं होते, वो जाली मोअज़्ज़िज़ीन होते हैं। जाली मोअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे होकर जनाब उनके पैर पूर पकड़ के कोई पैसे पूसे दे के बेचारों को बैठा देंगे वहाँ को, तो अलग बात है। अगर इसी बुनियाद पर इस्तगासा चलता है तो ये सज़ा से बच नहीं सकते। ये जो एक मैं कहता हूँ ना कि बड़ी बेहतरीन किस्म की FIRs जो दर्ज की जाती हैं, उनमें से एक FIR ये मैं समझता हूँ फैसलाबाद पुलिस ने ये दर्ज की है। वो कहते हैं कि जनाब CPO भी मौका पर पहुँचे हैं। अब देखें आगे ये केस कैसे चलता है। और फिर दूसरा जो मैं अर्ज़ कर रहा था, आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो बुरी तरह फंसे हैं। वो जो स्क्रूटनी कमेटी थी ना, वो उन्होंने जनाब फॉरेन फंडिंग वाली, बाहर से पैसे पूसे लिए और ये वो उनका हिसाब किताब कोई नहीं। वो कहते हैं कि 2-2.5 अरब रुपए के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मशकूक हैं। इस पर तफसीली व्लॉग्स किए जा चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ कि कितने जाली बैंक अकाउंट निकले और क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब उसके लिए जुमेरात को वो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, इसको कार्रवाई को आगे कैसे चलाना है। अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जो सर्टिफिकेट जमा करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी फंडिंग के हवाले से, पार्टी का जो हिसाब किताब जमा करवाया जाता है सालाना, तो वो जनाब उस पर दस्तखत होते हैं पार्टी के सरबराह के भी।
ये चेयरमैन साहब जो हैं तहरीके इंसाफ के, इमरान खान नियाज़ी, उनके साइनों के साथ, दस्तखतों के साथ, बयान नरफी के साथ वो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जमा हैं। अब अगर झूठा बयान नरफी दे दिया है या झूठ बोला है या झूठी दस्तावेज़ बनाई है तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म भी है। झूठी दस्तावेज़ बनाना, झूठ बोलना अदालत में, झूठी दस्तावेज़ जमा करवाना, ये तमाम जराइम जो हैं वो काबिल ताज़ीर जुर्म है। और ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि अदालती इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। अगर वहाँ को झूठा बयान हल्फी दिया जाता है तो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे किसी अदालत में झूठ बोला है। और आपका आइन का आर्टिकल 62(1)(f जो कहता है ना सादक और अमीन होना चाहिए, जो एक सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हैं बनी गाला वाला और पता नहीं कौन सा वाला साकम नसार का। साकम नसार की तो अपनी जजी पे लोगों सवाल उठा रहे हैं, उसके सर्टिफिकेट को क्या किसी ने मानना है? ये तो सामने की बात है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सादक और अमीन और ये और पता नहीं क्या क्या। तो वहाँ वो कानून जो है 62(1)(f आर्टिकल जो है आइन, जिसके तहत नवाज शरीफ को निकाला गया, वो कहते हैं जनाब वो झूठे साबित नहीं हो सके, सिर्फ अकामा की एक तशरीह करके एक ऐसी तनख्वाह जो वो लेते ही नहीं थे उसको क्यों नहीं शामिल किया जनाब आपने अपने गोशवारों में, तो इसलिए आपको नहल, आप झूठे हैं, आपको गर्व यहाँ। लेकिन वो जो आर्टिकल है वो ये कहता है किसी अदालत ने उसको डिग्री हो उसके ख़िलाफ़, कोई अदालती फ़ैसला हो कि ये सादक और अमीन नहीं है, झूठ बोला हुआ है इसने, तो फिर वो नाहल हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ताहियात नाहल, और आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोशिश कर रही है कि इसकी दोबारा तशरीह की जाए। तो वो जो मैंने कहा है कि ये काबिल ताज़ीर हैं, अगर उसमें कोई अदालत इन्हें 1 माह की भी सज़ा दे देती है, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ, इसी को लेके फौजदारी तरफ चले जाए, ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सादक और अमीन नहीं रहे, 62(1)(f के तहत फारग। ये एक बात। दूसरा, फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, वही इख्तियार जो हाई कोर्ट्स के पास है, तौहीन अदालत वगैरह का, और दूसरा, और फिर इलेक्शन कमीशन के पास किसी को नाहल करने का अपना एक उनका इख्तियार है जो वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए भी, और ख़ुद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर अगर वो इस चीज़ को ये पाते हैं, ये साबित हो जाता है कि खान साहब ने झूठे बयान अल्फी दिए हुए हैं, झूठे सर्टिफिकेट जमा करवाए हुए हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? अगर नवाज शरीफ वाला केस के जो मेयार, नवाज शरीफ केस में जो मेयार मुकर्रर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर इमरान खान साहब नाहल होते हैं। या अगर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ये ठप्पा लगा देता है उसके ऊपर कि ये सारा ये जालसाजी है और झूठे सर्टिफिकेट हैं और झूठ है, लेकिन वो फर्दर कार्रवाई नहीं करती, या जो कोई और किसी अंदाज में इसको लपेट देते हैं मामले को जुर्माना करके, फिर भी नहली का सवाल जो है जी सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f के तहत उठाया जा सकता है, हाई कोर्ट्स में उठाया जा सकता है। तो इमरान खान साहब इसमें बहुत, इस फॉरेन फंडिंग वाले केस में बहुत बुरी तरह ये फंसे हुए हैं, और इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो लगे रहते हैं हर रोज़ कोई ना कोई बयान देने और ये और वो। और दूसरा, फिर थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने सोचा है आप लोगों की आरा की रोशनी में कि यार ये जो 20-25 मिनट का वीलॉग जो है ये बहुत लंबा हो जाता है, इसको छोटा करना है। बहरहाल वो जो एक इनके अपोजिशन की जनाब अंदर लड़ाई होगी, पता नहीं क्या हो गया, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इसको मैं दूसरे वीलॉग में शामिल करूँगा कि बड़े वीलॉग हो रहे हैं ये फजल रहमान की और नवाज शरीफ की, पता नहीं अंदर क्या होगी, सोटे कर ले, डांगा कर ली, हाँ ठीक है ना, उन्होंने स्क्रीन के विचों निकल के सोटा मारा मौलाना ने पता नहीं की होगी। ये इस तरह की कोई चल रही हैं अफवाहें, और ये वो इस पर मौलाना ने कल नाराज़गी का इजहार भी किया था कि यार ये आपने कहाँ से खबर ले ली, ये झूठी खबर है। वो अंदर चल क्या रहा है अगले इलेक्शन के लिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी सी बात, ये अगले व्लॉग में वो जो आपके शेख रशीद साहब है वो तरलों पे उतर आए हैं कि जनाब 15-23 मार्च का आप ना करें, वो जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च को GD रोड पे सारे वो हैं, बहुत सारी कोर्स हैं और फौजी
हैं छोनियाँ छोनियाँ, तो वहाँ से वो जाते हैं टैंक शैंक वहाँ परेड के लिए। तो 23 मार्च को ना करें आप, कोई आगे पीछे कर लें। वो अगर आगे पहले कर लेंगे, वो 15 मार्च को 15 दिन पहले कर लेंगे, तो फिर तो वहाँ धरना दे के बैठे होंगे, फिर तो आपकी परेड हो ही नहीं सकेगी। 7 रोज़ बाद वाली बात, चलो ये बाहर इसमें ठोस बात लगती है, लेकिन उन्होंने तो 23 को चलना है, 23 को चलना है। ये 23 को सुबह को 6 बजे थोड़ा चल पड़ना उन्होंने, उस वक्त तो परेड शरीड खत्म हो चुकी होनी है जब उन्होंने 23 मार्च को आगाज़ करना है इस बात का। और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं जनाब ये इनके तो सत्तू मुक्के हुए हैं और ये हो गया, वो इन्होंने करना ही कुछ नहीं। करना ही नहीं तो आपको क्या बख्ता पड़वा, 2 दिन से आप यही इसी काम के पीछे लगे हुए हैं सारे वजीर, तरले मारने। और मुझे तो ये लग रहा है कि शेख रशीद साहब कोई रब्ता भी करेंगे इनके साथ, मौलाना साहब के साथ, बाकियों के साथ तो शायद ना करें, लेकिन मौलाना साहब के साथ को रिक्वेस्ट वोस्ट करेंगे। वो खुद 14 अगस्त को इन्होंने निकाल दिया था जुलूस। वो कहते हैं कुछ सड़कें बंद होती हैं, फिर ये रौला डालेंगे कि जनाब देखें हमारे जुलूस रोक लिए, 23 मार्च को इस्लामाबाद के कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं वगैरह वगैरह सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इन्होंने भी तो 14 अगस्त को शुरू किया था, कल वाले व्लॉग में जो जिक्र किया, 14 अगस्त को इन्होंने तारल कादरी और इमरान खान यहाँ लाहौर से निकले थे और शूट गए थे, वहाँ जाके बैठ गए थे। तो बहरहाल ये बात तो गलत होगी ना कि इन्हें सत्तू मुक गए ने। शेख रशीद साहब के इन तरलों से ये नज़र आ रहा है कि ये मामला इस दफ़ा कुछ संजीदा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।